प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं राजेंद्र गुर्जर, प्रिंस चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोखावास, ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं, कोविड-19 एक विश्वव्यापी महामारी है और इस महामारी को देखते हुए विद्यालय टीम ने ऑनलाइन स्टडी की पहल की है ताकि विद्यार्थी घर बैठे विषय की जानकारी अपने शिक्षक बंधुओं से प्राप्त कर पाएं और जो भी समय उनको मिलता है उस समय के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का तीसरा खंड, जिसमें भूगोल के कुछ टॉपिक हैं और उसमें पहला टॉपिक है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स। देखिए, जब जल का नाम आता है तो निश्चित रूप से जल जीवन है और जल है तो कल है। ये स्लोगन आपने दीवारों पर पढ़ा होगा और आज जल का संरक्षण करना एक बेहद अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि जल सीमित है और जल का दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए जल को अमृत मानते हुए हमें इसको बचाना है, क्योंकि जल प्रकृति की एक अनोखी देन है जो पृथ्वी पर सभी प्रकार की क्रियाओं को गति प्रदान करने में जल का महत्व होता है और बिना जल के ये सारी दुनिया अधूरी है। अगर पृथ्वी के धरातल की बात करूं मैं, तो पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग पर 71% भाग पर प्रत्यक्ष रूप से जल है और 29% जो भाग है, इस 29% भाग पर स्थल है। देखिए, जल की मात्रा काफी अधिक है, लेकिन आपको ये पता होगा कि जो महासागरों का जल है वो जल पीने योग्य नहीं है, खारा जल है। और इस महासागरों के खारे जल में हम बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है और सोडियम क्लोराइड युक्त पानी जो है पीने योग्य नहीं होता। जल की मात्रा काफी है, लेकिन अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल बहुत कम मात्रा में है। अगर संपूर्ण पृथ्वी के जल की बात करें तो 97% जल ये महासागरीय जल है और महासागरीय जल जो होता है वो खारा होता है
पीने लायक नहीं होता। अब जो 3% जल है वो 3% जल उपयोगी है, चाहे वो हमें नदी के रूप में मिले, नहर के रूप में मिले और चाहे कुओं के रूप में मिले, इस जल का उपयोग हो पाता है। अगर इस जल को हम देखें, इस 3% जल को, इसका वितरण देखें तो इसमें अगर हम टोटल जल की बात करें, शुद्ध जल की, तो इसमें 69% जो जल है वो हिम के रूप में है, बर्फ के रूप में, हिम रूप में, जो ग्लेशियर होते हैं बर्फ के रूप में जमा हुआ जल है। अगर 30% जल की बात करें तो वो भूमिगत जल है। भूमिगत जल, और जो बाकी बच गया 1% जल, 1% जल जिसका उपयोग हम पेयजल के रूप में, सिंचाई के लिए और आर्थिक क्रियाकलापों के लिए करते हैं, तो इस रूप में संपूर्ण पृथ्वी पर जल का वितरण है। ये जल और इसका वितरण भी पूरे विश्व पर समान रूप से नहीं है, इसमें भी काफी असमानता देखने को मिलती है। अगर भारत के संदर्भ में थोड़ी बात हम करें, क्योंकि अपने सिलेबस में मेन बात भारत के संदर्भ की है, और जल को हम कैसे बचाएं, जल का प्रबंधन कैसे करें और जल को बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने लागू की हैं, उन परियोजनाओं के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत में कुल उपयोग योग्य, यानी भारत में कुल उपयोग योग्य जल की हम बात करें तो भारत में 1869 बिलियन भारत में उपलब्ध जल 1869, अब 69 क्या बिलियन क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर। बिलियन का जो मतलब होता है वो होता है 1 अरब। तो इतना जल भारत में उपलब्ध है, और भारत को जल की उपलब्धता और आवश्यकता की बात करें तो भारत को 2000 में जो जल की आवश्यकता थी वो थी 634 बिलियन, और अब 2020 है, और 2025 की मैं बात करूं, भारत के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी, तो 2025 में भारत को 1023 बिलियन जल की आवश्यकता पड़ेगी। जल का वितरण बड़ा असमान है, और जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, तो इस तेज गति से वृद्धि करती हुई जनसंख्या को देखते हुए जल को बचाना बेहद जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि
और वैश्विक उष्णता, वैश्विक उष्णता का मतलब है विश्व स्तर पर गर्मी बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि और वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन और उसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जल प्रबंधन क्या है। देखिए, जल प्रबंधन की बात करें तो सीधी सी बात यह है कि हमें जल को कैसे बचाना चाहिए और व्यर्थ रूप में यानी जल की बर्बादी न हो और जितना जल हमें चाहिए उतने ही जल का उपयोग करें। और इसके अलावा जब जल की आवश्यकता हमें नहीं हो तो जल को व्यर्थ न बहाएं। और इसके साथ साथ जो वर्षा का जल है, उस वर्षा के जल को चाहे हम टांके के माध्यम से रोकें, चाहे तालाब के माध्यम से रोकें, झील के माध्यम से, चाहे कोई परियोजना बना करके हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। तो देखिए, वर्षा का जल और वर्षा का अधिकांश जल नदियों के द्वारा बहकर समुद्रों में चला जाता है। तो उस जल की वहां उपयोगिता बहुत कम होती है। या फिर ये कहें कि जहां जल की आवश्यकता है वहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है, या वहां पर वर्षा कम होती है और जहां जल वर्षा के रूप में ज्यादा है वहां बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो वो भी एक नुकसानदायक स्थिति रहती है। इसलिए जल का प्रबंधन करना, जल को बचाना बहुत जरूरी है। तो जो समुद्रों में व्यर्थ रूप में जल चला जाता है उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 1948 से आज तक बहुत सारे प्रयास किए हैं। और उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने जल को बचाने के लिए कौन से प्रयास किए हैं और कौन से कारगर प्रयास और किए जाने चाहिए। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश के सामने खाद्यान्न की समस्या थी और खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए, कृषि के लिए जल की आवश्यकता भी थी। इसके अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल नहीं था वहां भी जल की बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए भारत सरकार ने देश की आज़ादी के बाद विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं और उन परियोजना की शुरुआत किस रूप में हुई उनकी हमें बात करनी है कि ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं और भारत में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। कुछ राज्य स्तर की परियोजनाएं हैं, कौन सी भारत सरकार की परियोजनाएं हैं और कौन सी राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। तो देखिए, पहले बात कर रहा हूं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है ऐसी परियोजना जिस परियोजना का उद्देश्य एक न होकर अनेक होते हैं।
यानी अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो परियोजनाएं संचालित की जाती है, ऐसी परियोजना कहलाती है बहुउद्देशीय परियोजना। अब वो बहुउद्देशीय कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? सिंचाई के लिए पानी हो सकता है, पीने के लिए पानी हो सकता है, मलेरिया उन्मूलन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, परिवहन के लिए, मछली पालन के लिए और बहुत सारे उपयोग हैं जल के। उन सभी उपयोगों को ध्यान में रखकर सरकार ने एक परियोजना की शुरुआत की और उस परियोजना का जो नाम दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए, इस बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब से मानते हैं और बहुउद्देशीय परियोजना की प्रेरणा हमने कहां से ली? देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश यात्रा पर गए अमेरिका, और अमेरिका में एक नदी घाटी परियोजना को देखा, और अमेरिका की एक नदी घाटी परियोजना थी, उस नदी घाटी परियोजना का नाम था टेनीसी नदी घाटी परियोजना। तो टेनीसी नदी घाटी परियोजना और इसी परियोजना की जो नकल हमारे देश ने की और उसी का एक परिणाम 1948 के बाद आज तक कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं पूरी हो गई। तो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो नकल है वो टेनीसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका की नकल है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका गए तो अमेरिका में इन नदी घाटी परियोजनाओं को देखा और देखकर बड़े खुश हुए, और उन्होंने एक बात कही कि हिंदुस्तान के लोग मंदिरों पर, मस्जिदों पर, गुरुद्वारों पर और गिरजाघरों पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर उनकी बजाय अगर नदी घाटी परियोजनाओं पर पैसा खर्च किया जाए तो देश का विकास हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है, और विभिन्न प्रकार के जो नुकसान हो रहा है बाढ़ से, वो बाढ़ और इसके अलावा चाहे वो जन धन की हानि हो और चाहे पर्यावरण की हानि हो, उससे बचा जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को कहा, ये मेरे लिए मंदिर और मस्जिद हैं। इन्होंने मंदिर और मस्जिद कह के पुकारा, किनको? नदी घाटी परियोजना को। और आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत का मंदिर, ये बात कही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए, भारत में नदी घाटी परियोजना की जो देन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, और अमेरिका की टेनीसी नदी घाटी परियोजना को देखकर हमने इस प्रकार की परियोजना की शुरुआत की। अब देश की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अगर इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम देखें तो क्षेत्र रखरखाव के हिसाब से इन परियोजनाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा
संचालित हैं और कुछ राज्य सरकारों द्वारा संचालित हैं, तो हम बात कर लेते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 3 परियोजनाओं के नाम बताइए। छोटा प्रश्न आ सकता है, या 4 परियोजना का नाम पूछ ले। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना का मतलब है कि ऐसी परियोजना जिनकी देखभाल, रखरखाव, प्रबंधन भारत सरकार करती है। इन भारत सरकार के जो अधिकार में परियोजनाएं आती हैं, वो परियोजनाएं कहलाती हैं केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब उनमें हम बात करें कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित भारत की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जिसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए, दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है, यह देश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी। और टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका की हूबहू नकल अगर किसी परियोजना को हम कहेंगे तो उस परियोजना का नाम है दामोदर। देखिए, दामोदर नदी, और जब ये परियोजना नहीं बनी 48 से पहले, तो दामोदर नदी में भयंकर बाढ़ आती थी और पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इस नदी के बाढ़ की चपेट में रहता था। तो बंगाल के प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग बाढ़ की चपेट में आकर के मर जाते थे। तो अपने आप में एक बड़ी प्राकृतिक त्रासदी थी। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी रूप में कोसी नदी घाटी परियोजना, जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी तांडव करती थी, नुकसान पहुंचाती थी, बाढ़ लाती थी, उसी क्रम में बिहार में कोसी नदी बाढ़ लाती थी। तो बिहार में तांडव करती थी कोसी और बंगाल में तांडव करती थी दामोदर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि बंगाल का शोक है, बंगाल का शोक, शोर ऑफ बंगाल, दामोदर नदी बाढ़ के कारण। और बिहार का शोक की हम बात करें तो बिहार का शोक है कोसी नदी। इसी प्रकार शोक तो राजस्थान का भी है। राजस्थान का शोक कहलाती है घग्गर नदी और उड़ीसा का शोक कहलाती है महानदी। तो वो भी अपने को याद रखना। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। दामोदर, कोसी भारत सरकार की परियोजनाएं हैं। इसके बाद में भाखड़ा नांगल परियोजना, इसके बाद में टिहरी बांध परियोजना, इसी रूप में पेरियार बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड। देखिए, ये सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं भारत सरकार द्वारा संचालित हैं।
यानी केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं, इनमें देखभाल प्रबंधन का दायित्व भारत सरकार को है। इसी रूप में कुछ राज्य सरकारों ने भी कई राज्य स्तर पर परियोजनाएं संचालित कर रखी हैं, जिसमें देखते हैं यानी राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। उनमें अगर बात करें, देखिए आपने चंबल नदी घाटी परियोजना का नाम सुना है, तुंगभद्रा एंड नागार्जुन का नाम सुना है, सरदार सरोवर बांध परियोजना का नाम सुना है, और इसी क्रम में गंडक और बहुत सारी परियोजनाएं हैं। लेकिन 4-5 जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं चंबल नदी घाटी परियोजना की। देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना, और ये परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित हुई है। जो राजस्थान का औद्योगिक शहर है कोटा, वो आपको पता होगा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और कोटा का औद्योगिक विकास होने का कारण ये चंबल नदी है। चंबल निकलती मध्य प्रदेश से है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश आगरा जिले में यमुना में मिल जाती है, और यमुना फिर गंगा में मिल जाती है, और गंगा बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो चंबल जो नदी घाटी परियोजना है, ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में अगली परियोजना का नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना ये आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण बांध परियोजना है। इसके बाद में बात करें तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार की संयुक्त परियोजना है। और हम बात करें माही परियोजना की, माही परियोजना गुजरात की महत्वपूर्ण परियोजना है, लेकिन राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना है। देखिए माही राजस्थान की नदी है, दक्षिण राजस्थान की, और आदिवासियों के लिए श्रेष्ठ नदी है। ये कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है, और आदिवासियों के लिए ये जल उपलब्ध कराती है। लेकिन अधिकांश इसका जल गुजरात को, लेकिन राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना है। इसी प्रकार गंडक परियोजना जो बिहार और उत्तर प्रदेश, गंडक परियोजना
बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं एक बार फिर देख लें। भारत सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में दामोदर, कोसी, भाखड़ा, टिहरी, पेरियार, हीराकुंड, ये भारत सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं की बात करें तो उसमें चंबल नदी घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, माही परियोजना और गंडक परियोजना। तो ये भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा संचालित देश की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे देश की एक महत्वपूर्ण और आधारभूत परियोजना, जिस परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इस परियोजना के बनाने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था वो था बंगाल में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ को रोकना। तो दामोदर जो नदी थी, दामोदर नदी प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण काफी नुकसान करती थी बंगाल में, और उस त्रासदी से बचने के लिए इस परियोजना की हमने शुरुआत की। देखिए, स्वतंत्र भारत की ये प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी और ये परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना के बनाने के जो पीछे प्रयोजन था वो ये था कि दामोदर प्रतिवर्ष बाढ़ की वजह से काफी जनधन का नुकसान होता था और दामोदर को बंगाल का शोक इसी वजह से कहा जाता था। इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए इस परियोजना की शुरुआत हुई। देखिए, बंगाल का शोक कहलाने वाली 1948 में इस परियोजना की शुरुआत हुई और ये नदी घाटी जो परियोजना थी, ये बाढ़ और मृदा अपरदन को रोकने के लिए इसकी विधिवत शुरुआत हुई, क्योंकि ये नदी यानी दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में और फिर बिहार, झारखंड में 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहने के बाद हुगली नदी में गिरती थी और इसके अलावा बाराकर, बोकारो और कोनार
बाराकर, बोकारो, ये देखिए दो नदियां, बड़ी नदियां, और इसके साथ इसी नदी के रूप में एक कोनार, कोनार भी, ये तीनों दामोदर की सहायक नदियां थी। और जब ये नदियां मिलकर के हुगली नदी में मिलती थी, और हुगली नदी भी विश्व की सबसे बड़ी आत्मघाती नदी कहलाती है। तो बाढ़ के नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने ऐसी परियोजना की शुरुआत की, क्योंकि इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर एरिया, 18,000 वर्ग किलोमीटर एरिया बाढ़ की चपेट में रहता था। इसलिए इस क्षेत्र में बाढ़ न आए, बाढ़ को रोकने के लिए भारत सरकार ने अमेरिका की टीवीसी, अमेरिका की टीवीसी का मतलब है टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, तो अमेरिका की टीवीसी का एक नया रूप दिया, एक नकल की, और नाम दिया डीवीसी। डीवीसी का मतलब है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो टीवीसी की नकल, टीवीसी का ही प्रारूप, एक नया रूप भारत सरकार ने 1948 में डीवीसी के रूप में, दामोदर वैली घाटी कॉरपोरेशन के रूप में शुरुआत की। तो ये थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। आज हम इतनी बात करेंगे, कल अगली परियोजना के बारे में फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।